नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं मुर्तज़ा। और ये सवाल आपने पढ़ ही लिए होंगे, हूती से हारा अमेरिका, ईरान को कैसे हराएगा ट्रंप। अच्छा, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है और ये सवाल बहुत ही गहरे हैं। सवाल इसलिए गहरे हैं क्योंकि एक तरफ बात हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की, सुपर पावर अमेरिका की, और दूसरी तरफ बात हो रही है यमन के हूतियों की, जो सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। अब ये जो कंपैरिजन हमने किया है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, ज़रा बताइए। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त यमन के आसपास 2 कैरियर तैनात कर दिए हैं। और कैरियर का मतलब क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अमेरिका का एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक ऐसा हवाई बेस है जो एक पूरे वॉर जोन को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ हम विजुअल दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका जो है यमन के आसपास अब अपने सबसे खतरनाक बेड़े को उतार चुका है, और एक नहीं 2 बेड़े। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की मुर्तज़ा ने। एयरक्राफ्ट कैरियर मैं आपको बताऊं शहरों की तरह होते हैं, पूरे पूरे शहर बसे होते हैं, सैकड़ों जहाज होते हैं, कई हजार पर्सनल मौजूद होते हैं। तो ये जो कैरियर भेजे गए हैं यहाँ पर, ये कौन सा कैरियर है और क्या इसकी क्लास है? ये यूएसएस कार्ल विंसन है, ये निमिट्ज क्लास का कैरियर है। ऑल राइट। 190 मेगावाट की ये पावर जनरेट करता है। 190 समझिए आप, 190 मेगावाट छोटा शहर जो है वो पूरी तरह से रोशन हो सकता है, जगमगा सकता है। 50,000 घर, 50,000 घर में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है वो इस अकेले एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होती है। सो आप कंसिडर करिए कि बिजली बन भी रही है और इस्तेमाल भी हो रही है, तो ह्यूज है ये, बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार हैं ये। बिल्कुल। और इस पे जो है 70 से 80 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट, जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर है और साथ में F-18 सुपर हॉर्नेट है। और ये दुनिया के बेहतरीन नेवल फाइटर माने जाते हैं जो कार्ल विंसन पे तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा एक कैरियर नहीं है, वहां पर दूसरा कैरियर भी है, यूएसएस ट्रूमैन, और उस पे भी यही इसी तरह के हथियार हैं, क्योंकि वो भी निमिट्ज क्लास का कैरियर है। हाँ, वो दो एक साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक जगह पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप ये समझिए कि चंद एयरक्राफ्ट कैरियर हैं दुनिया भर में, ऐसा नहीं है कि बहुत कम देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। कितने देश हैं ऐसे? देखिए, इसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, चाइना है, इंडिया है, थाईलैंड है, ब्राजील है। हाँ, मतलब गिनती के 8-10 मुल्क हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके अलावा किसी के पास नहीं है। और एक देश अगर एक छोटे से इलाके में 2 एयरक्राफ्ट तैनात कर रहा है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात कर रहा है, इसका मतलब उसको खतरा ज्यादा है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये कहां पर हैं? पश्चिम एशिया के किस रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? 2 वॉर जोन इस वक्त बने हुए हैं। एक है लाल सागर, यमन, ठीक है, ये पूरा इलाका है। यहां पर यमन में हूती विद्रोही जो हैं उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट जो शिप हैं यूएस के और इजराइल के, उनके जाने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगा दी है। गल्फ ऑफ एडन से यहां से सारा ट्रैफिक निकलता है, बहुत ही बिजी जोन है। और क्योंकि यमन के हूतियों ने लगातार वहां पर हमले किए हैं तो शिपिंग लाइंस जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। तो एक वहां पर है, कौन सा है वहां पर? ये है यूएसएस हैरी ट्रूमन। हैरी ट्रूमन वहां पर मौजूद है। और दूसरा है यूएसएस कार्ल विंसन, जो ईरान और अरब सागर के उस इलाके में है, जो यमन के भी करीब है और ईरान के भी करीब है। ठीक है, तो मतलब एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यमन के पास है हूतियों के लिए, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास है जिससे ईरान पे नजर रखी जा सके। ये बहुत अजीब सी बात है। ईरान से लगातार वार्ता चल रही है, लगातार बातचीत हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की जा सके, और दूसरी तरफ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को उनके पास तैनात किया जाता है। मिक्स सिग्नल्स हैं, क्यों है ऐसे? देखिए, सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। हाँ। इससे पहले अमेरिका जो है वो डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर तैनात कर चुका है, और अब उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान के और यमन के करीब जो है तैनात कर दिए हैं। ये दोनों चीज दिखाती है कि अमेरिका जो है वो ईरान की एक तरह से कहें तो कनपटी पे बंदूक रख के बातचीत करना चाहता है। तो अगर सिंपल भाषा में इसे बताएं तो पश्चिम एशिया में ये ट्रंप के कैरियर हैं, अमेरिका के कैरियर ट्रंप के कैरियर हैं। ये जो मार्च में उतारा गया यूएसएस हैरी ट्रूमन है और अप्रैल में उतारा गया यूएसएस कार्ल विंसन है। एक महीने में ऐसा क्या बदला कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत हो गई? देखिए, जो हूथी जो है उनके पास एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी है। उन्होंने पहले कई बार हमला किया है अमेरिका के जहाज़ों पर, जंगी जहाज़ों पर, और यही वजह है कि अमेरिका को ये लगा है कि उसके जो नेवल रिसोर्सेज हैं उसमें कहीं कमी आ सकती है। वो अगर इस वॉर जोन में कहीं जूझते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बेइज्जती वाली बात होगी।
यमन के सोशल मीडिया में इस तरह की खबर आई और यमन जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के जो ट्रूमैन है उस पर अटैक किया है और तब ऐसी खबरें फैली कि जो ट्रूमैन है उसे निष्क्रिय कर दिया गया है, मतलब वो ज्यादा वो काम करने लायक नहीं रहा और इसी के बाद अमेरिका ने कार्ल विल्सन को भेजा। लेकिन एक ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐसे कर देना मेरे ख्याल से ये ज्यादती वाली बात होगी। देखिए हाँ, ये तो हम समझ सकते हैं कि यमन में भले खबरें चलें लेकिन इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा स्निपेट बताता हूँ। यमन में बहुत पहले एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, जो जहाज़ हैं उनको मारने के ऊपर एक गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। मुझे वो शब्द ध्यान में नहीं आ रहा है, बट इट वॉज वेरी वेरी पॉपुलर और यमन नहीं पूरी दुनिया में वो अरबी गाना बहुत फेमस हो गया था। तो अभी ये समझ लीजिए कि दो बड़े बड़े शहर जिन पर फौजी मौजूद हैं, जहाज मौजूद हैं, हथियार मौजूद है, रसद मौजूद है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये है कि यमन बहाना है और ईरान पर निशाना है। यमन को तो अमेरिका काबू करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फेल हो रहा है। लेकिन अभी उनका मकसद यमन नहीं है, उससे बड़ा मकसद ईरान है और ईरान भी यमन का इस्तेमाल कर रहा है। ऑल राइट, यमन के हूती प्रॉक्सी है। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान इससे इनकार करता है, लेकिन ईरान से यमन को मदद रही है जिस तरह हिजबुल्लाह को मदद रही है। और यही वजह है कि यमन एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर वो एक ऐसा प्रेशर पॉइंट बन गया है जिसे वो इजराइल और अमेरिका दोनों को परेशान कर रहा है। ज़बरदस्त तरीके से परेशानी हो रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिपिंग लाइंस हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना, अब आपने ये तो हमने बात कर ली कि भाई इस तरह से पश्चिम एशिया में दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनकी क्या क्या पोजीशन है और क्यों वहाँ पर हैं। लेकिन जो पीछे की बात है वो ये है कि क्या ईरान का खौफ ज़्यादा है या फिर हूतियों के खिलाफ, क्योंकि इतने दिन से बमबारी की और कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। वो बमबारी फिनिश करते हैं, वो मिसाइल मार देते हैं, वो बमबारी फिनिश करते हैं, वो मिसाइल मार देते हैं। तो व्हाट इसमें जो बड़ा रीजन है वो क्या है? ईरान का खौफ है या फिर हूतियों के खिलाफ फेल हो चुके हैं? देखिए, हूथी और इजराइल के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर की है। एब्सोल्युटली। लेकिन जो और हूथी के पास मिसाइल भी ऐसी हैं जो 2000 से 2500 के किलोमीटर के मतलब उतने ही है जितनी चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए। हाँ। अब हूथी ने लगातार कई बार उसके हुदैदा पोर्ट और सना पे हमले के बावजूद उसने तेल अवीव और हाइफा तक अटैक किया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से। अब ये बात अलग है कि इजराइल के एरो सिस्टम ने उन मिसाइलों को गिरा दिया, लेकिन हूथी के पास ताकत तो है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है इजराइल तक। और यही वजह है कि हूथी के खिलाफ अगर 2 कैरियर उतारने पड़े हैं तो ये एक सुपर पावर के लिए बहुत शर्म की बात है। ये ताकत सेल्फ एक्वायर्ड है या ईरान से दी हुई ताकत है हूतियों के पास? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये प्रॉक्सी की जो बात होती है ये बहुत बड़ी बात है। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज पूरे इलाके में इस तरह से फिट किए हैं कि अभी तक इजराइल और अमेरिका उसी जाल में उलझे हुए हैं। आपने हिजबुल्ला से मुकाबला कर लिया, आपने सीरिया में जो रिजीम चेंज हुआ वो करवा लिया, लेकिन अल्टीमेटली यमन में इतने बम गिराने के बाद भी मकसद हासिल नहीं हो पाया। इसके बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, जो हम एक पॉइंट हम आगे बताएंगे कि कैसे जो है यमन को मिलिट्री मदद जो है वो ईरान से मिली है और इसे लेकर वो उसका जो मिसाइल वाला जखीरा है वो भी काफी ताकतवर माना जाता है। लेकिन कब तक? जखीरा तो ताकतवर है और क्योंकि स्टॉक तो वापस ईरान से वापस आ ही रहे होंगे, लेकिन जो चप्पल पहन के चलते हैं, जिनके पास बेसिक इक्विपमेंट भी नहीं है, जिनके पास हथियार तो छोड़िए बेसिक इक्विपमेंट भी नहीं है, जो यूनिफॉर्म कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है या होता है वो तक नहीं है, वो कैसे मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका का और कैसे इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से मुकाबला करेंगे? अरे उन्होंने 25 देशों के एक ग्रुप को, जो सऊदी अरब जिसका नेतृत्व जिसने किया था, हाँ। उन देशों को उसने घुटनों पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो हूथी कोई मामूली फोर्स नहीं है। उसने देखिए, जज्बे की बात नहीं हो रही, जज्बा तो बहुत है, लेकिन क्या रिसोर्सेज भी हैं? और अगर रिसोर्सेज हैं तो वो कब तक चलते रहेंगे? अब ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ हिजबुल्ला जो है उसको बांध के रख दिया है इजराइल ने, डेकिमेट कर दिया, एक तरह से खत्म ही कर दिया। हाँ। और अब हूथी को क्या ऐसा कर पाएगा? लेकिन यमन की ज्योग्राफी अलग है और जो लेबनान की ज्योग्राफी अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम चीज़ों को कंटेक्स्ट में देखें तब समझ में आता है। ज्योग्राफी बहुत अलग अलग है। यमन जो है वो बहुत माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, सारी चीज़ें हैं, जबकि वहाँ इस तरह सीरिया में इस तरह का नहीं था और पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। यहाँ पर केव्स वगैरह भी हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी टोपोग्राफी अफगानिस्तान जैसी है।
और अफगानिस्तान में भी अमेरिका फेल हुआ 20 साल की लड़ाई के बाद, और ऐसा ही कुछ यमन में भी नजर आ रहा है। अब एंटीशिप मिसाइल की आपने बात करी कि इस तरह की मिसाइल्स हैं जो इजराइल भी पहुंच सकती हैं, इस तरह की मिसाइलें जिनसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी हमला किया जा सकता है। कौन सी मिसाइल्स हैं? देखिए, ये एंटीशिप क्रूज मिसाइल है C-802। ये चीन ने बनाई थी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं C-802। ये चीन की मिसाइल है जो जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। और अच्छा, मतलब ये बनाई थी चीन ने बनाई। फिर अब इसके बाद ईरान के पास भी मिसाइल है, उसने रिवर्स इंजीनियर करके इसको और बेहतर बनाया और उसकी रेंज उसने 200 से 300 के आसपास कर दी। ठीक है। अब यही मिसाइल जो है अल मंदाब नाम से हूथी ने बनाई है, जिसकी रेंज भी 300 किलोमीटर है। अब आप इसे ये माने कि हूथी ने बनाई है या हूथी ने इसका पेंट या फिर इसमें कुछ और बदलाव करके एक अलग नाम से पेश कर दी है, लेकिन मतलब वो नाम था C-802 और अब हो गया है वो अलमंदाब, और रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है, और इसी रेंज में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर इस रेंज में नहीं होंगे। ऑलराइट, अच्छा, वो अपने आप को सेफ रखे हुए वो हैं। बिल्कुल सेफ रखेंगे, लेकिन जिस रेंज में भी होंगे वहां पर भी यमन मिसाइल दाग सकता है। अब एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि वो कितने एक्यूरेट होते हैं। और अगर दाग दिया तो ये बात सच हो जाएगी कि 12,000 सैनिक हैं। अब ये समझिए, मैं बार बार आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की वास्टनेस बताना चाह रहा हूं। ये समझिए 12,000 लोग मौजूद हैं, 12,000 पर्सनल्स उन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। मतलब 12,000 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है अगर यमन की जो मिसाइल है उनकी रेंज में ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंच गए। एम आई राइट? लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति है कि उसको मारे और अमेरिका उस अटैक को नहीं रोक पाया, तब तो जान खतरे में पड़ जाएगी। जान खतरे में तो पड़ जाएगी, लेकिन क्या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करना इतना आसान है? अनसोफिस्टिकेटेड, मतलब कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड यमन के पास आर्मी नहीं है, नेवी तो नॉन एग्जिस्टेंट है ऑलमोस्ट, एयरफोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी हमने हेलीकॉप्टर से उन्हें हमला करते हुए देखा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इतनी है कि जो सबसे सेफेस्ट जोन है ये एयरक्राफ्ट कैरियर शहरों से भी ज्यादा सेफ हैं। ये समझ लीजिए जिस तरह की सुरक्षा किसी न्यूक्लियर प्लांट में होगी उसी तरह की सुरक्षा यहां पर होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी यूएस का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो साथ में एक बड़ा बैटल ग्रुप लेके चलता है, और उस बैटल ग्रुप में मिसाइल क्रूजर होते हैं और बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर होते हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होती है, सप्लाई शिप होता है। और ऐसे में जो जहाज इसके साथ चलते हैं, जैसे यूएसएस का तिकोंद्रेवा क्लास और आर्लेकबर्ग क्लास, ये दोनों ऐसे जहाज हैं जिसपे अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एजिस जो है वो तैनात है, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। और उसने इजराइल पे होने वाले जो मिसाइल अटैक है वो उसने रोके भी हैं लाल सागर में। हाँ, लेकिन फिर भी 12,000 सैनिकों की जान को खतरा तो जरूर है। मतलब अगर बाय चांस हो सकता है इस सारी सुरक्षा के बावजूद भी एक छोटा, क्योंकि यमन को तो सिर्फ एक ही हिट करनी है, अगर एक बार एक हमला कामयाब हो गया तो सोचिए क्या होगा। किसी भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे अगर एक मिसाइल यमन का हूथियों का टकरा गया तो उसके बाद क्या होगा, वो ये होगा। क्या होगा जी? देखिए, एक कैरियर पर अटैक हुआ तो 6,000, जैसे हमने बताया कि कार्ल विंसन पर 6 हैं और ट्रूमैन पे भी 6 हैं, तो 12,000 सैनिक जो है खतरे पड़ जाएंगे। अब एक कैरियर जो है, अब दोनों कैरियर जो है वो एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी बने हुए हैं, आप इसे इस तरह देखें तो। अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कि एक विंसन है और एक दूसरा ट्रूमैन है। ट्रूमैन पे भी 6,000 लोग हैं और विंसन पे भी 6,000 लोग हैं। दोनों एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी है। यमन की पहुंच से, यमन का जो मिसाइल जोन है, मिसाइल रेंज है, उससे बाहर रहने की कोशिश है कि किसी भी तरह से उसके को उसमें ना आए, रीजन में ना आए, ताकि अटैक से बच सकें। लेकिन अगर हो गया और अगर कोई मिसाइल बाई चांस जाके टकरा जाता है, ठीक है, तो कितना डेंट होता है, कितना फर्क पड़ता है? मतलब मैं ये तो हमने लास्ट सिचुएशन की बात की, कल बात की थी कि रुतबा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बड़ी बात है। हम पर्सनल के लॉस की तो बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की जो साख है उसको कितनी चोट पहुंचेगी। एक न्यूक्लियर कैरियर जो है बहुत आसान टारगेट भी होता है। ये एक समंदर में इतना बड़ा टारगेट है कि सिटिंग डक बन के रह जाएगा। ये क्या बात है? रूस ने जब कोल्ड वॉर चरम पे थी तब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद बढ़ाई 10 से 12, आज वो 12 कैरियर ऑपरेट कर रहा है। रूस इतनी बड़ी नेवल पावर होने के बावजूद उसने एयरक्राफ्ट कैरियर पे ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ एक कैरियर बनाया जो आज भी चल रहा है, और उसका हाल ऐसा है कि हमेशा वो मरम्मत के लिए शिपयार्ड में रहता है।
लेकिन उसने 60 सबमरीन बनाई, 30 से ज्यादा, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन है। तो उसका फोकस पूरा जो था अटैक पे था, और वो उसने अपनी उस चीज को मजबूत रखा जो कम से कम खतरे पड़ सकती हाँ, है। लेकिन अभी उससे भी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमने बातचीत की, लेकिन उससे भी एक और इंटरेस्टिंग बात है जो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू आस्क यू मुर्तज़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आसमान में उड़ते हुए F-16 दिख रहे हैं। पहले दर्शकों को देख लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए, ठीक है। F-16 नज़र आ रहे हैं, F-35 नज़र आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट B-1 बॉम्बर नज़र आ रहा है। B-1 बॉम्बर आप समझिए कि बहुत ही हाई क्लास मशीनरी है। मतलब जहां पर अमेरिका को सबसे बड़ा हमला करना होता है, वहां पर B-1 बॉम्बर आता है। हमला होता भी नहीं है, सबसे न्यूक्लियर, बड़ा नहीं, सबसे तेज हमला भी, ये सुपरसोनिक जेट है। सुपरसोनिक जेट है। जी हाँ, और सुपरसोनिक बॉम्बर है। हाँ, और तो ये जो है, ये दूसरा मोर्चा खुल रहा है, क्योंकि अभी हम इतना बड़ा हमने डिस्कशन किया ईरान के बारे में कि अमेरिका ईरान में उलझा हुआ है, अमेरिका हूतियों के साथ उलझा हुआ है। ये जो जहाज पूरा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ये कहाँ का है? ये कोरिया पेनिनसुला है, और आसपास ये उड़ान भर के ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो खतरा है उससे परेशान मतलब ये पश्चिम एशिया पे मंडराते हुए जहाज नहीं है, ये कोरिया के ऊपर मंडराते हुए जहाज है, कोरिया के आसपास उड़ते हुए जहाज हैं। अच्छा, किम जोंग उन से तो दोस्ती हो गई थी, लेकिन बड़ा स्टेप इन करके गए थे कि मैं कोरिया पहुंच गया हूँ। ट्रंप के सारे दांव उल्टे पड़े हैं पिछले कुछ अभी आप शपथ लेने के बाद से देखिए तो यूक्रेन में वो शांति चाहते हैं, नहीं हो पा रही। ठीक है। ईरान के साथ उनका मूड जो है कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव चल रहा है। अब ये तीसरा फ्रंट खुल रहा है, या हम कहें कि अगर वो बॉम्बर ले जाने को मजबूर हो गए हैं, तो इसके पीछे कोई तो वजह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये इलाका जो है उन्होंने उससे अपनी नजरें नहीं हटाई हैं। हाँ, मतलब ये भी एक तरह की पोजीशनिंग है, अपने आप को साबित, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश। ये सुपर पावर की मजबूरियां भी होती हैं। हाँ, उनके पास इतने बड़े हथियार हैं और उनके सामने दुश्मन भी हैं। लेकिन क्या इस वक्त जो पूरा माहौल है, जियो पॉलिटिकल माहौल है, एक तरफ से टैरिफ की वजह से अमेरिका जो है वो दूसरों से अलग हो चुका है, यूरोप भी इनफैक्ट उसके खिलाफ है, फिर यूक्रेन वाला जो पूरा मामला चल रहा है उसमें भी रशिया ने उतनी मदद नहीं की जितना उनको लग रहा था, फिर ये जो पश्चिम एशिया वाला पूरा मामला है, ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि ये था कि बस हम आएंगे और जंग थाम देंगे। क्या ट्रंप एक और वॉर जोन अफोर्ड कर पाएंगे इस वक्त? बिल्कुल नहीं कर सकते वो। और मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है उनके साथ भी वो रिश्ते बेहतर बनाना चाहेंगे। वो पहले कर चुके हैं, वो एक तरह से वो टेस्टेड उनका जो कोशिश रही है, और वो चाहेंगे कि यहाँ वो किसी तरह के तनाव ना लें और उस जगह को वो अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहेंगे। तो कंट्रोल होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बिकॉज अभी तो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप के हाथ से फिसलती जा रही हैं। उन्होंने टैरिफ का पूरा रिजीम सेटअप करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। उन्होंने चाहा कि हमास और इजराइल का जो है वो युद्ध विराम हो जाए, वो भी नहीं चल पाया। अभी भी कोशिश है कि अपना जो उनका एक अमेरिकन नागरिक वहाँ फंसा हुआ है हमास के हाथों, उसको निकाल लें, लेकिन अभी हमास ने कहा है कि उससे भी कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है। और उसके बाद ये कोरिया के ऊपर मंडराते हुए, कोरिया के आसपास मंडराते हुए अमेरिकी जेट। आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ जो पूरी दुनिया इस वक्त मान रही है वो ये है कि ट्रंप इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और जब इंसान अनप्रिडिक्टेबल होता है तो फैसले भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हमने एक खबर की थी, उसमें कहा था अगर ये किम जोंग उन से मिल सकते हैं तो मजाक के तौर पे थे, लेकिन ये खामनेई से ही मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली मिल सकते हैं, और खामनेई और ट्रंप अगर एक साथ हो गए तो फिर नेतन्याहू का क्या होगा, चलिए वो फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।